सौरमंडल का आज हमारा तीसरा क्लास होगा। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, तारों का मुख्य घटक क्या है। तारा मतलब स्टार। स्टार का मुख्य घटक पूछ रहा है, मतलब कि तारा में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से उसे मटेरियल पाए जाते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। घटक का मतलब होता है कि वह किन किन चीज़ों से मिल करके निर्मित हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो तारा जो बना है, आप ये बात अपने मन से ही बोल सकते हैं, खूब अच्छा से पता है कि सूर्य एक तारा है। और तारा किन किन चीजों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम बोलिए, ये दो चीज से मिलकर बना है। तो आपका प्रश्न भी थोड़ा सा घुमाया गया है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पूछ दिया सूर्य नहीं दिया, यहाँ पूछा कि तारों का मुख्य घटक क्या है। तो भाई तारा मतलब सूर्य जानते हैं ना, तो सूर्य का मुख्य घटक जो है वही तारा का मुख्य घटक होगा। तो बताइए तारा का मुख्य घटक क्या होगा? समझ में आया मेरा बात कि नहीं आया? वही बात है, तारा का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम है। इसके बाद है पृथ्वी का निकटतम तारा। आप क्वेश्चन पढ़े थे, पृथ्वी का निकटतम तारा मतलब पृथ्वी है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह पढ़े थे उस टाइम में। पृथ्वी का निकटतम ग्रह पढ़े थे जो कि शुक्र था। यहाँ है पृथ्वी का निकटतम तारा। प्रश्न समझे कि नहीं समझे? पृथ्वी का निकटतम मतलब सबसे नजदीक में, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक में जो है ग्रह है वो तारा है। वो कौन सा तारा है? सूर्य है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जिसमें क्या क्या चीज का मिश्रण है? हाइड्रोजन और हीलियम का। तो देखिए पृथ्वी के सबसे नजदीक में है सूर्य, और इसीलिए 8 मिनट बताइए 8 मिनट 30 सेकंड में आपको जो सो प्रकाश धरती पर आ जाता है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक में कौन सा तारा है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। तो पृथ्वी का जो निकटतम तारा है वो आपको सूर्य है। वहीं अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य का जो निकटतम तारा है मतलब सूर्य के नजदीक में जो है वो है आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है सूर्य का निकटतम। जरा ध्यान दीजिए, सूर्य से नजदीक जो तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और पृथ्वी से जो नजदीक तारा है उसका नाम क्या है? सूर्य। पृथ्वी से जो नजदीक है उसका नाम क्या है? सूर्य। और सूर्य से जो नजदीक है तारा उसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह तो पढ़े थे हम लोग, और वो कौन सा ग्रह था? शुक्र था। अब जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं यह है सबसे चमकीला तारा, और सबसे चमकीला तारा जो है उसका नाम है साइरस। क्या नाम है? साइरस नाम है। क्या नाम है? साइरस नाम है, जिसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। साइरस का दूसरा नाम क्या है? डॉग स्टार। साइरस का दूसरा नाम क्या है? डॉग स्टार। सबसे चमकीला जो तारा है इसका नाम है साइरस, और साइरस का ही दूसरा नाम है आपको डॉग स्टार। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको याद रखना भी बहुत आसान है। सबसे चमकीला क्या पढ़ रहे हैं? तारा पढ़ रहे हैं, ग्रह पढ़ रहे हैं? तारा को जरा उल्टाइए तो आप लोग। राता को मान लीजिए रात, और रात का राजा किसको मनाता है? कुत्ता को, मच्छर को, यानी कि डॉग को। किसको मनाता है? चलिए, तो सबसे चमकीला ग्रह अभी हम लोग देखे थे, कौन सा ग्रह था? शुक्र था। यहाँ अगर बात करें हम तारा का, तो तारा के बारे में हम ठीक आपको बताने वाले थे। तारा को उल्टा करके देखिए तो रात हो गया, राता हो गया, तो उसको रात मान लीजिए। तो देखिए रात में ना कुत्ता क्या होता है कि जैसे थोड़ा भी खड़बड़ाता है ना तो कुत्ता तुरंत भौंकने लगता है, मतलब रात का राजा कुत्ता हो गया। तो इसलिए रात तारा। तो जब भी कहेगा कि मतलब जैसे ही कहेगा कि सबसे चमकीला तारा, तो तारा मतलब रात याद कर लीजिएगा। और रात में कौन बार्किंग करता है, भौंकता है? कुत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉग। तो डॉग हो गया, और डॉग के बाद वो अपने आप को स्टार ही समझता है ना, तो इसलिए डॉग स्टार। और डॉग स्टार का ही दूसरा नाम है आपको साइरस। क्या नाम है? साइरस। हाँ, मतलब वो शाम से ही ना अपना भूखना स्टार्ट कर देता है। तो शाम से मतलब साइरस, यानी कि साइरस। और साइरस का दूसरा नाम क्या है? डॉग स्टार है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आई, बताइए। तो बताइए पृथ्वी के, जरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, गलत मत खींचेगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र न होगा भाई। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र न होगा। अभी पहले बोल दिए कि जब गलत नहीं कीजिएगा तो सोचना चाहिए कि हमको क्या बोल रहे हैं। और ये बताइए कि सूर्य के सबसे नजदीक का तारा
सॉरी ये हाँ सूर्य का निकटतम तारा, बिल्कुल सही बात है। बृहस्पति। सूर्य के निकटतम में है प्रोक्सीमा सेंचुरी, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार। तो डॉग स्टार है। और डॉग स्टार का ही दूसरा नाम क्या है? साइरस। बात समझ रहे हैं? तारे का रंग सूचक होता है, तो सबसे चमकीला तारा बताएंगे आप? डॉगी स्टार का दूसरा नाम बताइए। साइरस बताए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न बहुत बार पूछता है एग्जाम में, कहता है कि तारे का रंग, कभी कभी आप देखते होइएगा रात को, कभी कभी देखते होइएगा रात को तारा लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चल रहा है। कभी कभी लगेगा कि तारा जो है ना, हाँ बिल्कुल टिमटिमाता है, मतलब भूक भाक कर रहा है, वोल्टेज कभी बढ़ रहा है तो कभी कम रहा है। तो ये तारा का जो रंग बताता है, तारा का जो रंग है वो किसका सूचक है बताइए? उसके ताप का। हम बहुत अच्छा प्रयोग करके बताए थे कल के क्लास में, पीछे क्लास में बताए थे कि जिस बल्ब में जितना ज्यादा वोल्टेज होता है वह उतना ही ज्यादा चमकता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? जी सर जी। तो बताए थे। तो वही बात तो है कि तारे का रंग जो है सूचक, सूचक मतलब क्या? सूचना देता है। क्या सूचना देता है? तो जो ज्यादा रंगीन, जो ज्यादा चमकेगा ना, वो बताता है कि इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि तारे का रंग किसका सूचक होता है? ताप का। बिल्कुल सही बात, उसके ताप का। तो फिर से बताइए कि तारे का रंग क्या सूचना देता है? उसके ताप को। उसके ताप को। बात समझ में आ रहा है ना? उसके ताप को। अब है कि तारों का टिमटिमाना। तारा टिमटिमाता है, प्रकाश का बर्तन के कारण से बिल्कुल। टिमटिमाते हैं। हकीकत में बताइए कि तारा टिमटिमाता है या नहीं? जी टिमटिमाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। तारा टिमटिमाता नहीं है, बल्कि टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। कहने का मतलब ये ऐसा दिखता है, ऐसा आप अनुभव करते हैं, लेकिन तारा टिमटिमाता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो तारा है वो आपको प्रकाश के, और ये टिमटिमाने का जो महसूस होता है, इसका कारण है कि वायुमंडल में जो धूलकण सब जो है उसके कारण से वातावरण जो स्थिर नहीं रहता है, जिसके कारण से आपको टिमटिमाता हुआ नजर आता है, लेकिन वास्तव में वो टिमटिमाता नहीं है। तो फिर भी ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि तारे का टिमटिमाना ये क्या कारण है? तारे का प्रकाश के बर्तन के कारण। बिल्कुल। एक बात बताइए, तारा जो अगर टिमटिमाता है मतलब वोल्टेज बढ़ता है और घटता है, तो क्या कोई व्यक्ति उसको जाकर के बटन देता है या वोल्टेज बढ़ाता है, या अपने आप होता है? अपने आप होता है। अपने आप होता है ना? क्या बोले हम? अपने आप होता है ना, इसलिए अपवर्तन। अपने मतलब अपवर्तन। बच्चा फंसेगा यहाँ पर दो बातों में, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण अपने आप टिमटिमाता है। इसलिए याद रखिएगा, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हाँ बिल्कुल। अब अगला प्रश्न है ब्लैक होल। ब्लैक मतलब होता है कृष्ण या काला, और काला छिद्र या कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने दिया है? तो एस चंद्रशेखर ने दिया है। देखिए चंद्रशेखर मतलब जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, तो बताइए किनके शिखर पर, किनके माथा पर चंद्रमा है? महादेव को। तो महादेव का जो कलर है वो कैसा है? श्यामल। महादेव का कलर काला है, मतलब भस्म सब लगाए रहते हैं, राख सब, इसलिए उनका चेहरा कैसा है? काला है। बिल्कुल। तो ब्लैक होल है, ब्लैक मतलब काला, तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप बोलिएगा कि ब्लैक मतलब काला, और ब्लैक होल में मतलब ब्लैक होल का सिद्धांत दिया है किसने? तो एस चंद्रशेखर ने। मतलब काला काला कौन दिखेगा? जिसके चंद्र पर शिखर होगा, यानी कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने। बोलिए तोड़ के इसको डिफाइन कीजिए। एस चंद्रशेखर ने। किसने? तो बताइए ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? ब्लैक मतलब काला या कृष्ण, इसलिए अगर कोई पूछ दे होल मतलब होता है सुराग या छिद्र, तो बताइए कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने दिया? आप समझ गए ना? अगर ब्लैक होल पूछे या कृष्ण छिद्र पूछे, उसका सिद्धांत किसने दिया है? चलिए अब अगला प्रश्न है कि एस चंद्रशेखर जो थे उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? देखिए एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला है 1983 ईस्वी में। एस चंद्रशेखर जो थे उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1983 बिल्कुल। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला है 1983 ईस्वी में मिला है। कब मिला है? 1983 ईस्वी में मिला है। बात समझ रहे हैं? किसको क्या मिला है पहले ये बताइए आप लोग। कौन सा पुरस्कार मिला है? कब मिला है? 1983 ईस्वी में। इस प्रश्न को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। बताइए अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? एस चंद्रशेखर के बारे में। क्या मिला उनको? नोबेल पुरस्कार। कब मिला? 1983 में। बहुत अच्छा। उन्होंने कैसा सिद्धांत दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत।
कैसा सिद्धांत दिए थे? ब्लैक होल का। ब्लैक होल सिद्धांत को हिंदी में क्या कहते हैं? कृष्ण छिद्र का सिद्धांत। कृष्ण छिद्र का हाँ, सिद्धांत। कृष्ण छिद्र सिद्धांत क्या कहते हैं? कृष्ण छिद्र सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका। तो ये प्रश्न समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो कब मिला है? तो 1983 यानी कि 1983 ईस्वी में। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। प्रश्न को जरा समझिएगा, लॉन्ग है लेकिन क्वेश्चन बड़ी जानदार है। कहता है कि वह सीमा, सीमा मतलब क्या हुआ? सीमा मतलब बॉर्डर। जैसे कि आपके कपड़ा में बॉर्डर होगा, कहाँ है आपका बॉर्डर दिखाइए, ये बॉर्डर हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। इस लाइन को याद ही रखना पड़ेगा। ऐसा सीमा जिसके बाहर तारे, तारे मतलब तारा आंतरिक रूप से क्या हो जाते हैं? अंदर ही अंदर मृत्यु हो जाते हैं। मतलब तारा, कभी कभी सुनते होगा कि तारा वहाँ पर गिर गया, वहाँ पर तारा टूट गया, टूटते हुए तारे से जो मन्नतें मांगे जाती है वो पूरा होता है, ऐसा सुनते हैं ना आप लोग। तो तारा सबकी भी आयु है, वो आयु के बाद वो गिर जाता है, मर जाता है। वही कहता है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे जो है ना आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। बात समझ में आ रहा है? एस चंद्रशेखर जो सिद्धांत दिया है ब्लैक होल का, उन्होंने ही क्या किया है? एक लिमिट बनाया हुआ है। सीमा का मतलब एक लिमिट बनाया हुआ है। जैसे दवा का एक्सपायरी होता है ना, ये जो ठंडा है इसका एक्सपायरी होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से चंद्रशेखर जी, एस चंद्रशेखर जी जो है वो आपको एक लिमिट बनाया कि तारा का उम्र इतना होता है, उतना के बाद वो मर जाता है। तो वही कह रहा है कि एक ऐसा सीमा, एक ऐसा लिमिट, जरा ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, एक ऐसा लिमिट जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। बात समझ में आया कुछ कि नहीं आया? तारा जो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, अगर आपसे पूछ दे कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं तो आप क्या बताइए? बताइए। तो बोलेगा ऐसी सीमा जिसमें तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, उस सीमा को ही हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक क्या कहते हैं बताइए? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चंद्रशेखर सीमा समझ गए ना आप लोग? अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? बताइए तो आप लोग। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो आपको उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान। चंद्रशेखर सीमा जो होती है उसका द्रव्यमान क्या होता है? 1.44 सूर्य द्रव्यमान, 1.44 सूर्य द्रव्यमान, ठीक है। तारों की सुंदर आकृति जो होती है, तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। अब देखिए बताते हैं, आप लोग सुनते होइएगा सुबह का जब समय आता है, मतलब भोर जो होने लगता है, तो लोग कहता है कि जो डंटी तराजू वहाँ पर चला गया, सतभैया वहाँ पर चला गया, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो जो डंटी तराजू और सतभैया जो होता है वो क्या रहता है? 7 भाई रहता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक के अनुसार 7 भाई नहीं है वो। तारा जो है ना वह संगठित होकर के रहता है, 7 तारा का समूह होता है, उसी को सप्तरसी भी कहा जाता है और उसी को सतभैया हम लोग गाँव घर में कहते हैं बोलचाल के भाषा में। और जो डंटी तराजू के जैसे जो तारा रहता है उसको हम लोग डंटी तराजू कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ये बात है, ठीक है। तो चंद्रशेखर सीमा जो होती है उसको हम लोग क्या है? 1.44 सूर्य द्रव्यमान। और तारों की सुंदर आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? तो तारामंडल कहते हैं। तारों की सुंदर आकृति को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तो यही तारों का सुंदर आकृति, आकृति मतलब क्या हुआ? आकार। तारा जो सुंदर से सजा हुआ रहता है, एक आकार बना हुआ रहता है, उसी को हम लोग तारामंडल कहते हैं। वैसे भी तारा का मतलब तारा होता है और मंडल का मतलब ग्रुप होता है, समूह होता है। मंडल का मतलब क्या होता है? समूह होता है। तो तारों की सुंदर आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। बात को समझ में आया कि नहीं आया? बताइए आप लोग, समझ में आया ना? चलिए, तो तारों की जो सुंदर सुंदर आकृति होती है, आकार होता है, उसको क्या कहते हैं? तारामंडल। बता देना, तोड़िए देते बिल्कुल। तारा अमंडल, तारा मतलब तारा, अमंडल मतलब समूह यानी कि ग्रुप। तो तारा का जो समूह बनता है ना, 7 को समूह बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आम भाषा में सतभैया। और वैज्ञानिक दृष्टि से सप्तऋषि। क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। अब डंटी तराजू के जैसे है तो हम लोग आम भाषा में कहते हैं डंटी तराजू। वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ और है। तो वही सुंदर सुंदर आकृति जो बनती है ना, उसी को तारामंडल हम लोग कहते हैं। जहाँ वायु ही वायु हो उसको क्या कहते हैं? जहाँ जल ही जल है, जहाँ समझ गए ना, जहाँ स्थल ही स्थल है, मंडल मतलब
समूह। तो तारामंडल समझ गए ना। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तारामंडल कुल कितने हैं बताइए? तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? सर 89 तारामंडल, तो फिर टूट जाता कमेगा ना। देखिए तो ये तारा नहीं है, टूटता तो तारा है ना, पूरे मंडल नहीं टूटता, पूरा समूह नहीं टूटता है। मतलब जैसे सप्तऋषि हुआ या फिर इस तरह से डंटी तराजू हुआ, तो ये सब तारा का एक समूह है ना, ग्रुप है ना। तो ऐसा ग्रुप, कितना ग्रुप देखने को मिलता है? 88। तो 89 को। मेरा बात समझे कि नहीं समझे? अभी भी मेरा बात अभी भी समझे कि नहीं समझे? आपके मन में जो प्रश्न चला था कि सर अगर तारा टूट गया तो फिर ये कैसे बन गया, 89 को फिक्स कैसे हो गया? तो प्रश्न आपके मन में सही आया था। भाई साहब ये ग्रुप है, ग्रुप में से एक मेंबर हट गया या एक मेंबर जुड़ गया तो ग्रुप तो वही रहा ना। समझे अभी ये बात की नहीं समझे आप? तो तारामंडल की संख्या कितनी है? 89, यानी कि 89, 90 में एक कम। अगला है सबसे बड़ा तारामंडल जो है उसका क्या नाम है? सबसे बड़ा जो तारामंडल है इसका नाम है सेंटोरस। और इस सेंटोरस में, इस ग्रुप में कितना तारा है? 94 तारा है। अब आपको यहाँ से हमको भी पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है कि हम जितना बात बताए सारा सही बात बताए थे, और आपको भी कंफर्म हो गया होगा कि इसका मतलब सप्तऋषि में 7 गो तारा का समूह जरूर है। डंटी तराजू में जिस तरह से डंटी तराजू में 3 गो 2 गो पलड़ा होता है और एक ऊपर में जो लटका हुआ रहता है सो होता है, इसका मतलब इस तरह से ही आकार होगा। तो इस तरह से अब क्लियर हो गया कि तारामंडल मतलब समूह ये इस तरह से कितना समूह है? तो 89 समूह है। और उस 89 समूह में सबसे बड़ा जो तारामंडल है इसका नाम है सेंटोरस। तो याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा तारामंडल होगा, जो सबसे बड़ा होगा, हमेशा सेंट उंट लगा के रहेगा। ठीक है। और इसमें है कितना तारा एक ग्रुप में? इस ग्रुप में कितना तारा है? 94 तारा है इसमें। और सबसे छोटा जो तारामंडल है उस पर भी जरा हम चर्चा करते हैं। सबसे छोटा जो तारामंडल है इसमें आपको केवल 68 तारे हैं और इसका नाम है हाइड्रा। सबसे छोटा तारा का नाम क्या है? हाइड्रा नाम है। और सबसे बड़ा तारा का नाम क्या है? सेंटोरस। अभी जस्ट बताइए, जो सबसे बड़ा होगा सेंट लगा कर रहेगा, इसलिए सेंटोरस। और जो सबसे छोटा है वो हाइड्रा। सबसे छोटा तारा का नाम क्या है? हाइड्रा नाम है। सबसे छोटा तारा का नाम क्या है? हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारा का नाम क्या है? सेंटोरस है। तो हाइड्रा में कितने तारे हैं? 68 क्या है? तारे हैं। इसका मतलब आप बात नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहाँ से। भाई साहब ये 68 एक तारा न हुआ जी, ये एक तारामंडल हुआ। और तारामंडल का समूह टोटल मिलाकर कितने तारामंडल है? तो 89 है, यानी कि 89 है। और उस 89 में आपको यहाँ बात हो रहा था सबसे बड़ा तारामंडल पर और सबसे छोटा पर। जो सबसे बड़ा तारामंडल था इसका नाम था सेंटोरस, इसमें 94 तारा था इस ग्रुप में। और एक जो सबसे छोटा तारामंडल जिसका नाम है हाइड्रा, और इस हाइड्रा में 68 गो तारा का एक ग्रुप है। नहीं समझे बात मेरा अभी भी समझे कि नहीं समझे? हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक तारामंडल है। और सेंटोरस क्या है? तारामंडल है। और हाइड्रा में, यानी कि हाइड्रा ग्रुप में 68 गो तारा है। उसी तरह से सेंटोरस में 94 तारा। नहीं समझे मेरा बात? यही बात है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब है ध्रुव तारा। ये तो बिल्कुल और बहुत अच्छा है। ध्रुव तारा, गांव भर के लोग को देखिएगा, जब कहेगा कि ये सतभैया या डंटी तराजू चला गया पश्चिम में तो अब भोर हो गया। सूरज बीच में आ गया तो लोग कहता था पहले के लोग 12 बज गया। तो पहले जो घड़ी था वो कैसा घड़ी था? पहले था ये घड़ी नहीं था, पहले था जो घड़ी था वो था धूप घड़ी, यानी कि लोग धूप से समझता था कि इतना बज गया है। समझे बात? जगह को टेप कर रखता था कि इस जगह पर धूप चला गया इसका मतलब कि इतना बज गया। तो पहले का घड़ी का नाम क्या था? धूप घड़ी। धूप घड़ी नाम था। तो यहाँ जो प्रश्न है आपका ध्रुव तारा, तो ध्रुव का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं उसको पोल, और तारा का मतलब होता है स्टार। इसी ध्रुव तारा के नाम पर रखा गया है इस स्कूल का नाम पोल स्टार। क्या रखा गया है? पोल स्टार, यानी कि पोल स्टार का हिंदी अगर करे तो क्या होगा? ध्रुव तारा। क्या होगा? ध्रुव तारा होगा। तो पोल स्टार जो एक भाग है वह किसका भाग है? सप्तऋषि का। अभी बताए थे सप्तऋषि का चर्चा किए थे हम, सतभैया का चर्चा किए थे ना। यही सतभैया है। अगर वो सतभैया दिशा पकड़ लिया तो उस दिशा से लोग समझ जाता है कि इसका मतलब है कि अब सुबह हो गया या होने वाला है या जो कुछ भी। तो इसका नाम ध्रुव तारा क्यों पड़ा है ये पता है आपको?
क्योंकि ये तो हमेशा उत्तर में रहता है या तो हमेशा दक्षिण में रहता है। और धरती के कितने ध्रुव हैं? धरती के केवल 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। इसीलिए उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में उत्तर और दक्षिण की ओर शरीर करके सोना नहीं चाहिए आदमी को। इससे माइंड कमजोर होता है, बुद्धि कमजोर होता है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय बल लगता है आपको, ये बात समझ में आ रहा है? उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है ना, तो चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय बल के कारण से आपका माइंड कमजोर होता है और आप जो कमजोर होता है आप किसी हार्ट की बीमारी से, बीपी की बीमारी से परेशान हो जाते हैं। पैर का बल लगते हुए शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए डेड बॉडी को, मतलब लाश को हमेशा देखिएगा उत्तर दक्षिण की ओर ही रखता है लोग। लाश को कैसे रखा जाता है उत्तर आप लोगों में? उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण रखा जाता है लाश को। ये आप गौर करके देख लीजिएगा। इससे क्या होता है? क्योंकि लाश है, इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसलिए इसको उत्तर दक्षिण रखता है। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब ये है कि ध्रुव तारा भाग है, तो ध्रुव तारा मतलब पोल स्टार जो है किसका भाग है? तो लघु सप्तराशि का। लघु मतलब छोटा, सप्तराशि एक छोटा सा समूह है ना भाई। अरे सप्तराशि में क्या को तारा? तो छोटा सा भाग हुआ ना तारामंडल का, तो उसी का एक भाग है क्या? तो ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये सप्तराशि जो है किधर उगता है, ये मतलब किस किस दिशा में दिखने को मिलता है? उत्तर दक्षिण। या तो कभी उत्तर ही मिलेगा या कभी दक्षिणी मिलेगा, 2 ही दिशाएं मिलेगा, पूरा पश्चिम कभी भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए उसका नाम है ध्रुव तारा। धरती के 2 ध्रुव, दक्षिणी और उत्तरी। ग्लोब में देखिएगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लिखा हुआ रहता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर देखिए, ये को अभी जितना बात बताए हैं उसमें ये प्रश्न और क्लियर कर देगा आपको। लिखा है कि दिशा निर्धारण में सहायक है। दिशा मतलब डायरेक्शन, यह कौन सा डायरेक्शन है नहीं है। अगर तारा के बारे में हमको पता है कि ये उत्तर में ही निकलता है, तो हम जैसे अगर तारा को उधर देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि इसका मतलब उत्तर यही है। तो जब उत्तर के बारे में बता दिया, दिशा का निर्धारण कर दिया ना, तो इसलिए दिशा निर्धारण में सहायक होता है कौन? ध्रुव तारा। दिशा को निर्धारण करने में कौन सहायक होता है? ध्रुव तारा। हमारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं आप लोग? हमको ऐसा पूरा लग रहा है कि हमारे कॉन्सेप्ट को आप लोग नहीं समझ रहे हैं। ये दिशा के निर्धारण में सहायक होता है, इसलिए इसका नाम है ध्रुव तारा। अगला प्रश्न है आपका, ध्रुव तारा सूचित करता है, देखिए अब जस्ट बता दिए थे हम कि ये जो है सप्तराशि वो किस दिशा में रहेगा? उत्तर या दक्षिण। ये स्पष्ट कर दिया कि ध्रुव तारा सूचित करता है, क्या सूचित करता है? उत्तर दिशा को। समझ में आया? ध्रुव तारा किसको सूचित करता है? उत्तर दिशा को। उत्तर दिशा को। तो बताइए दिशा निर्धारण में सहायक है क्या? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा नाम है। ध्रुव तारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोल स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल स्टार। बिल्कुल। चलिए अब है धूमकेतु। धूमकेतु जो है ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। देखिए धू से धूल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको बर्फ है, फिर गैस है। ये धूल, बर्फ और गैस से बनके एक बना हुआ पिंड है। अगर कोई पूछेगा कि धूमकेतु क्या है, ये जो धूमकेतु है ना वो आपको धू से धूमकेतु और धू से धूल और इसके बाद बर्फ और बर्फ के बाद हो गया आपको गैस, यानी कि धूमकेतु क्या है? तो धूल, बर्फ और गैस से बना हुआ एक पिंड है। फिर से बोलिएगा आप लोग जरा। धूमकेतु जो है, धू से धूमकेतु, धू से धूल हुआ, तो धूल और इसके बाद हो गया आपको बर्फ और गैस से बना हुआ। बताइए, धूल, बर्फ और गैस से बना हुआ एक पिंड है। धूमकेतु क्या है? एक पिंड है। पूरा डिटेल्स दीजिए। धूल, बर्फ और गैस से बना हुआ एक पिंड है। ये जो धूमकेतु है इसकी एक विशेषता है, यह 76 वर्ष में केवल एक बार दिखता है। कितने वर्ष में? 76। अगर आज दिखा तो एक यार फिर 76 वर्ष के बाद दिखेगा। तो आइए प्रश्न में चलते हैं। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला एक धूमकेतु पुच्छल तारा, यह एक पूंछ के जैसा भी नजर आता रहता है, निंगरी के जैसे, है ना, जो कि हैली अंतिम बार 1986 में दिखा था। 1986 में दिखा था ना, तो 1986 में दिखा था। तो अब 1986 में क्या कर दीजिए, 76 को ऐड कीजिए, तो ऐड किए, आपको कितना हुआ? 2062। यानी कि याद रखिए कि अब आप लोग 2062 में जब जो जाएंगे तो इसके बाद आप जो है सो देखेंगे, किसको देखेंगे? ये धूमकेतु को। तो धूमकेतु है क्या? तो धूल, बर्फ और गैस से बना हुआ एक पिंड है। यह कितने वर्षों पर दिखाई पड़ता है? 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु, जो कि पुच्छल तारा भी इसको कहा जाता है ना। ये
हेली अंतिम बार 1986 में देखा था, और हेली धूमकेतु जो है पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में। बात समझ में आ रहा है? आप लोग देखिएगा, ठीक है, फोटो खींच के रखिएगा, जिएंगे तो देखेंगे। आगे है आकार के अनुसार से ग्रहों का जो क्रम है वो क्या है? मतलब क्या हुआ? आकार के अनुसार से ग्रहों का क्रम, और वे किस क्रम में बता रहा है? घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब क्या हुआ? यहाँ घटते क्रम का मतलब हुआ कि जो पहले सबसे बड़ा होगा उसका वर्णन है, फिर उसके बाद। तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है? कौन सा है? बृहस्पति है। फिर उससे छोटा कौन सा है? शनि है। उससे छोटा क्या है? अरुण है। उससे छोटा वरुण, फिर उससे छोटा पृथ्वी, फिर उससे छोटा शुक्र, फिर उससे छोटा मंगल, फिर उससे छोटा। तो ये देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। ये तो हम लोग पहले भी याद कर लिए, अब बीच वाला याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए आप लोग जो है सो इसको क्या करेंगे? चलिए, तो यहाँ जो प्रश्न है घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा पहले दिखाया गया है बृहस्पति को, और बृहस्पति के बाद जो शुक्रवार को छोड़ देंगे, शनिवार को याद रखेंगे, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा शनि है, और शनि के बाद जो है आपको अरुण है। अरुण के बाद क्या है? तो वरुण है। इतना याद हो गया होगा। बृहस्पति के बाद शुक्रवार को छोड़ देंगे, शनि को लेंगे। तो बृहस्पति के बाद बृहस्पति से छोटा क्या है? शनि। शनि से छोटा क्या है? अरुण। अरुण से छोटा क्या है? वरुण। इतना तो याद हो गया। अब वरुण नाम का जो व्यक्ति है वो रहेगा कहाँ पर भाई? पृथ्वी पर रहेगा ना, तो इसलिए वरुण रहेगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर रहेगा तो उसको शुक्रवारी, मंगलवारी, बुधवारी सब करना ही पड़ेगा। इसलिए शुक्र, मंगल, बुध याद कीजिएगा, ठीक है। अब बोली तो जरा ऊपर से। बृहस्पति, अरुण, वरुण रहेगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जैसे ही आएगा तो उसको पहले शुक्रवारी करना है, फिर मंगलवारी करना, फिर बुधवारी। बात समझ गए? शुक्रवारी, मंगलवारी, बुधवारी। तो अब बताइए फिर से सीरियल। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्रवारी, मंगलवारी, बुधवारी। चलिए, अब आप लोग को याद हो गया, ठीक है। शुक्रवारी, बुधवारी करके याद कर लिया आप लोग। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या क्रम है? अब देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार मतलब क्या हुआ? सूरज जहाँ है उसकी दूरी का क्रम, जरा ध्यान दीजिए। सूरज वहाँ है, उसके बाद उससे नजदीक कौन है, उसके नजदीक कौन है, उसके नजदीक कौन है। बात समझ में आ रहा है? तो वही कहता है कि सूरज से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? मतलब सबसे सूर्य के सबसे नजदीक में बुध है, बुध के बाद क्या है? शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, ठीक है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। देखिए, अरुण वरुण का तो एगो सीरियल है भाई, क्योंकि अरुण पहले है फिर वरुण है। एक ही साथ दोनों भाई रहता है, एक साथ रहता है दोनों भाई, और इसके साथ में अरुण पहले आता है फिर वरुण आता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़े थे वो सूर्य से दूरी के अनुसार पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पढ़े थे। तो बुध था, और इसके बाद आपको जो है शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण था, वरुण है। अब चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये वाला, जरा ध्यान दीजिएगा। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग मतलब सेंटर, सूर्य का जहाँ पर सेंटर है, बात समझ रहे कि नहीं? उस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस सेंटर को हम लोग केंद्र कहते हैं, और उस केंद्र को ही हम लोग कोर भी कहते हैं। तो परीक्षा में केंद्र छोड़ देता है और कोर दे देता है। तो कोर किसको कहेंगे बताइए? सूर्य के केंद्रीय भाग को। नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात? नहीं यार, सूर्य जो है ना भाई, सूर्य को मान लीजिए वृत्त, अब वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? बीच में। तो वही बात है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, चाहे केंद्र कहते हैं। हो गया बात खत्म, इतना ही तो याद करना है। अभी भी समझे कि नहीं समझे? सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर या केंद्र कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सूर्य के केंद्र का तापमान मतलब सूर्य जो है ना उसके सेंटर पर कितना तापमान होता है? तो बताइए आप लोग। 15 मिलियन सेंटीग्रेड। बीच में ऊपर बाहर 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। अब बताइए आप जो जाएंगे तो क्या हाल होगा? सबसे पहले बार बंदर को भेजा गया था, लेकिन वो बंदर रास्ते में ही जल के राख हो गया। हम जाएंगे तो क्या होगा? अभी जल के राख हो जाएगा। आप वहाँ जी चंद्रयान 4 में चल जाएगा। तो बताइए, चलिए कोई मत जाना, छोड़ दो, सूरज मत जाओ। सूरज का जो केंद्र का तापमान है कितना बताइए? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। 15 मिलियन सेंटीग्रेड। बताएंगे आप लोग कि सूर्य का जो केंद्रीय तापमान है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, या सेल्सियस बोलिए। यहाँ पर क्या बोलिएगा? सेल्सियस। 15 मिलियन, बात समझिए, या इसको आप लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। क्या बोलिएगा? 15 मिलियन। देखिए ये आपको 15 है, एम है, फिर ये डिग्री है, एम के ऊपर में
शून्य देख रहे हैं, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो याद रखिएगा कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? 15 मिलियन केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। कोर कहा जाता है। और सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बोलिए फिर से। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जिसको आप लगभग में क्या कह सकते हैं? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। हाँ बिल्कुल, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस कह सकते 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। हैं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका अगला प्रश्न है, तो बताएंगे सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। क्या बोलिएगा? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब है सूर्य के जो सतह है, सूर्य के सतह 6 डिग्री सेल्सियस देखिए, निकल होता तो है। ये सतह अलग हुआ और केंद्र अलग हुआ। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी। केंद्र पर कहेगा तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के सतह का तापमान अब हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। बात समझ में आ रहा है? अगला है सूर्य के बाह्यतम परत, यानी कि सूर्य का जो बाहरी परत पहाड़ी है। परत। सूर्य के बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? अब यहाँ पर आप लोग फंस जाइएगा। पहले था केंद्र, और केंद्र को हम लोग कोर कहते थे। अब यहाँ पर है सूर्य का बाहरी परत, और इस बाहरी परत को हम लोग किरीट या कोरोना कहते हैं। किरीट या कोरोना कहते हैं। अभी कोरोना जो आया था, तो सूर्य के बाहर में जो व्यक्ति था उसी से कोरोना लगता था। चलिए याद कर लीजिए कि सूर्य के बाह्यतम परत को हम लोग क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। चलिए, अब कोरोना उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित मतलब क्या होता है? निकलना। मतलब कोरोना कहाँ से निकलता है? कोरोना जो निकलता है, कोरोना उत्सर्जित होता है, वो कौन सा किरण निकलता है? एक्स किरण। कोरोना जो उत्सर्जित होती है वो कहाँ से होती है? एक्स किरणों से होती है। कोरोना उत्सर्जित कौन करता है? एक्स किरण करता है। नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिए, एक्स किरण है ना, किरण का अंग्रेजी क्या होता है? किरण का अंग्रेजी क्या होता है? रे होता है। रे क्या होता है? रे। रे का मतलब होता है RAY, रे। तो एक्स के पीछे अगर रे लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? एक्स रे। तो आप ऐसा सोच लीजिए कि एक्सरे कराने के लिए जब जाइएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा? कोरोना हो जाएगा। चलिए, कोरोना कहाँ से निकलेगा? एक्सरे में से। यानी कि कोरोना उत्सर्जित कौन करता है? एक्सरे, यानी कि एक्स किरण। अब समझ में आया बात कि नहीं आया? अगला प्रश्न है, सूर्य के दीप्तिमान सतह क्या कहलाते हैं? देखिए, दीप्तिमान का मतलब सूरज का ऐसा सतह जो चमकता रहता है, जहाँ से रोशनी निकलता है। सूरज का ऐसा सतह जहाँ से रोशनी निकलता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। स्पष्ट हो गया होगा, जहाँ से प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाश मंडल ना कहेंगे। तो प्रकाश मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। नहीं याद रखा प्रकाश मंडल का अंग्रेजी, तो याद रखिएगा जब हम किसी का फोटो लेते हैं तो पहले प्रकाश देते हैं ना, इसलिए प्रकाश मंडल का अंग्रेजी क्या होगा? फोटोस्फीयर। अच्छा, ये बताइए प्रकाश संश्लेषण का अंग्रेजी क्या होता है? प्रकाश फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश मंडल। बताइए तो प्रकाश मंडल का अंग्रेजी क्या होगा? अभी जस्ट बताया। फोटोस्फीयर। क्या होगा? फोटोस्फीयर होगा। तो प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग है, जो प्रकाशमान है, सॉरी प्रकाशमान नहीं है, प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग है वो प्रकाशमान नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए प्रश्न पर। आप लोग थोड़ा सा उबन महसूस कर रहे हैं ना, आज उब गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन बचा है। तो प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग है जो प्रकाशमान नहीं होता है। अब यहाँ से एक और प्रश्न बन गया कि प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग प्रकाशमान होता है कि नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता है। प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग है ये आपको हम क्लियर कर देते हैं। दीप देखे हैं? दीप को जलाइए या डिबिया को जलाइए या मोमबत्ती को जलाइए, तो देखिएगा जब डिबिया या मोमबत्ती जलाइएगा तो मोमबत्ती के चारों ओर लाइट होगा, लेकिन उसके सामने नहीं होता। लेकिन जहाँ मोमबत्ती रहता है वहां पर लाइट नहीं होता है। कि होता है? नहीं होता। वही बात है, प्रकाश मंडल की ऊपरी सतह पर लाइट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो नहीं रहेगा। वही कह रहा है प्रकाश मंडल। इसका मतलब आप मोमबत्ती का उदाहरण नहीं समझे, तो फिर यहाँ पर कैसे कर दिए आप? नहीं रहेगा। प्रकाशमान का ऊपरी भाग जो होगा प्रकाशमान नहीं होता है ना। तो जो नहीं होता उसको कहते क्या है? तो उसको कहते हैं वर्णमंडल। वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है? रंग। प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग है। ठीक है, वर्णमंडल उसको कहते हैं, उसको क्रोमोस्फीयर भी कहा जाता है। वर्णमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। वर्णमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर कहते हैं। जब किसी को रंग देने की जरूरत होगी ना, तो हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि थोड़ा हमको कम में रंग दो। क्या बोलेंगे उसको? उसको कम में रंग दो। क्या कहेंगे? उसको थोड़ा कम रंग दो,
सर्दी उर्दी हो जाता है, लोग कहते हैं होली में कि नहीं थोड़ा कम रंग दो, इसलिए वर्णमंडल का अंग्रेजी क्या होता है? क्रोमोस्फीयर। क्या होता है? क्रोमोस्फीयर। अब है सूर्य का जो प्रमुख संगठक है, ये पहले से आपको पता ही है कि सूर्य में दो ही चीज तो पाया जाता है जो आपको पहले से पता है, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ एक और भी कर रहा है कि इसके अलावा और भी तत्व पाए जाते हैं। तो समझ लीजिए सबसे अधिक क्या पाया था ये आपको बता दिया था आज। और हाइड्रोजन पाया कितना आता है? तो 71%, यानी कि 71% पाया जाता है आपको हाइड्रोजन, और हीलियम पाया जाता है 26.5%। बताइए हाइड्रोजन कितना परसेंट, 71%, हीलियम कितना परसेंट? 26.5%, यानी कि 26.5%। और 5% जो बच जाता है ना, उस 5% सॉरी 2.5% बच जाता है। इस 2.5 में ही दूसरा और भी तत्व रहता है, सब मिला हुआ है। नहीं समझे मेरा बात? तो बताइए सूर्य में क्या से मिलता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71%, हाँ पूरा तोड़ के बताइए ना। 26.5%। और 2.5% जो बचा, मतलब 2.5% यानी कि 2.5%, उसमें अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब सूर्य को जो ऊर्जा मिलता है, सूर्य को जो ऊर्जा मिलता है वो किस क्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य को जो ऊर्जा मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलता है। इसके बाद है सूर्य का जो आकार है, सूर्य का जो आकार है वह आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। अब बताइए पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, जबकि हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य कितना बड़ा लगता है? हमसे छोटा ही लगता है, जबकि सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। बताइए सूर्य वो जो है जो सूर्य उगता है उसी की तो बात कर रहे हैं। दिखता है तो आपको दिखता है ना, उतना बड़ा दूरी के हिसाब से दिखता है ना। हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। याद रखिएगा सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? तो अगर हम मिलियन में बात करें तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और अगर हम इस तरह से बात करें तो 149.598×10⁻6 मिलियन किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? कुछ समझ कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब ये याद रखिए, चाहे ये याद रखिए, बात बराबर है ना। 149.598×10⁻6 मिलियन किलोमीटर, या इसको याद रखिए 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी समझे, बात की नहीं समझे? हाँ सर जी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि सूर्य ग्रहण होता है। हाँ बिल्कुल, एक बार की बात बता दें आपको। पहले तो ये चीज याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा दिन लगता है कि अमावस्या के दिन लगता है? बिल्कुल सही बात है, याद रहेगा ना आप लोगों को कि इसमें से देख लिए। सर जी हम नहीं देखे हैं। सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या का दिन होता है, और चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा का दिन होता है। बात समझ रहे हैं? सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या में लगता है, अमावस्या तिथि को, और चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा तिथि को लगता है। बात समझ में आ रहा है? अब दूसरा बात है कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे है भाई? तो देखिए, अब एक टॉर्च को जलाइए, टॉर्च जला रहे हैं, और बीच में ये देखिए ये फोन है, या फिर इस बोतल को आप यहाँ पर रख दीजिए, टॉर्च को जलाइए, जला रहे हैं, वो भी जला रहे हैं, देख रहे हैं? ये टॉर्च है, टॉर्च को हम जला रहे हैं। तो जब टॉर्च को जला रहे हैं, मान के चलिए, जैसे हम यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ जगह है ना, ये टॉर्च है, ये सॉरी ये क्या है, ये आपको ये एक गेंद है मान लीजिए। ठीक है, हम टॉर्च को ऐसे करके जला रहे हैं, टॉर्च जल रहा है। तो टॉर्च जो जल रहा है तो इसका रोशनी इस पर जाएगा, इस पर ध्यान दीजिए, इसका रोशनी इस पर जाएगा, इधर तो नहीं जा रहा है ना। तो इधर जो नहीं जा रहा है तो इधर अंधेरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वही बात है, कहने का मतलब ये है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, समझ लीजिए, भूलिएगा कभी नहीं, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में, देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ सूर्य होगा और यहाँ पर क्या होगा? पृथ्वी होगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? चंद्रमा आ गया। जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण। याद कीजिए, जब चंद्रमा उल्टा समझ है, जैसे सूरज का उल्टा चंद्रमा होता है ना, तो जब चंद्रमा बीच में आएगा और जब पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण। बात समझे कि नहीं समझे? अभी भी एक बार क्लियर कर लीजिए। जब चंद्रमा बीच में आ जाए, जब पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण। अब किसके बीच में आएगा वो भी समझ लीजिए।
तो देखिए यहाँ पर है कि जब सूरज एवं पृथ्वी के बीच, सूरज और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। तो किसके किसके बीच में आया पहले ये बताइए। सूरज ऊपर में है, पृथ्वी नीचे में है, और उसके बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। ठीक है, तो कौन सा ग्रहण लगेगा? अब देखिए, अब यहाँ पर चंद्र, इस पर भी जरा हम चर्चा कर लेते हैं चंद्र ग्रहण पर। ये चंद्र ग्रहण जो होता है वो कैसे लगता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पहले सूर्य और पृथ्वी के बीच में था ना, अब है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तब लगता है अपना चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो मिला जुला के दो ही बात याद रखिए, जब चंद्रमा आएगा तो इसका उल्टा सोच लीजिएगा, सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण। बात समझ गए? सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। पूर्णिमा को लगता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह करने का कारण यह है, जीवाश्म का मतलब पहले समझिए, फिर चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह क्यों कहते हैं समझ जाइएगा। जीवाश्म का मतलब मिट्टी के अंदर में जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो दबा दिया जाता है पदार्थ, या दब जाता है, और वही जो खुदाई के बाद निकलता है उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो इसके दौरान आपको देखा गया वहाँ पानी मिलता है, या बहुत कुछ ऐसा मिलता है देखने को, कोई पत्थर मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह से अभी मान के लिए अभी झंडा कोई, हिंदुस्तान का झंडा कोई जा करके वहाँ पर लगा दिया, कुछ दिन के बाद फिर जाएगा अगर खोजने के लिए, कोई वहाँ पर झंडा मिलेगा, तो झंडा क्या कहलाया? जीवाश्म कहलाएगा। इसीलिए याद रखिए, वहाँ जो बहुत सारे पदार्थ मिल रहे हैं, जिसके कारण से ही चंद्रमा का नाम दे दिया जीवाश्म ग्रह। क्या नाम दिया गया? जीवाश्म ग्रह। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा को, सॉरी, जीवाश्म ग्रह की संज्ञा किसे दी गई है? चंद्रमा को दी गई है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, जब चंद्रमा बीच में आएगा तो कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण। अच्छा, पृथ्वी बीच में आएगा तो? बात समझ रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे है, चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा जो करता है ना, 27 दिन 8 घंटा में लगभग कर लेता है। मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी के एक परिक्रमा जो करता है वो कितना दिन में करता है? लगभग 28 दिन में, और परफेक्ट है इसका 27 दिन 8 घंटा में। कौन परिक्रमा किसका करता है पहले ये बताइए आप लोग। चंद्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, मतलब चंद्रमा घूमता है। किसकी परिक्रमा करता है? हाथ से घुमाइए आप लोग, चंद्रमा को घुमाइए। चंद्रमा है और वो कहाँ घूमता है? मन में सोचिए। देखिए ये जॉकिंग नहीं है, इसको सोचिए जरा। ये चंद्रमा है और मन में सोचिए कि उसके बीच में क्या है? पृथ्वी। मन में सोचिए, यहाँ पर बीच में कल्पना कीजिए कि बीच में क्या है? पृथ्वी है, और वो परिक्रमा करता है। वो कितना दिन में कर लेता है? 27 दिन 8 घंटा में, यानी कि लगभग 28 दिन में। और उसको हम लगभग में 1 महीना भी मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे कि समझ रहे हैं? तो बताइए कि चंद्रमा परिक्रमा करता है किसका? पृथ्वी का। कितना दिन में करता है? 28 दिन। लगभग 28 दिन, और परफेक्ट पूछे तो 27 दिन 8 घंटा में, या लगभग 1 महीना भी हम बोल सकते हैं उसको। बात समझे या नहीं समझे? जी। अब चलिए, अंतरिक्ष यात्री को, कभी आप अंतरिक्ष पे गए हैं? चलिए घूमने कभी जाइएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन। हाँ, अंतरिक्ष यात्री मतलब अंतरिक्ष में जो यात्री जाता है स्पेस में, वहाँ का आदमी अगर धरती पर देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। और आकाश जब हम नीचे से देखते हैं तो कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो नीला दिखने का कारण क्या है? तो इसका प्रकीर्णन है। याद रखिएगा, जब आकाश नीला कैसा क्यों दिखता है, ये प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा कि देखिए, नीला मतलब नील, और नील हम लोग कपड़ा में डालने के लिए क्या करते हैं? गिनते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि ये जो आकाश नीला दिखता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन गिनते हैं, इसलिए कीनन यानी कि प्रकीर्णन। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताइए, आकाश नीला क्यों दिखता है? तारा क्यों टिमटिमाता है? सही बात बताए आप। ठीक है, तो एक बात और बता दीजिए कि सूर्य में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? 5%, 2.5% पाया था अनपढ़ नहीं। अच्छा बताइए, सूर्य ग्रहण कब होता है? बताइए। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। और चंद्र ग्रहण कब लगता है बताइए? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अब जरा देखिए, आप कल्पना करके सोचिएगा तो याद रहेगा। यहाँ पर याद नहीं रहेगा क्वेश्चन। पहले क्या था? पहले सूरज और पृथ्वी के बीच, हमारे बातों को देख सुनिए, सूरज और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? आप मेरे बातों को नहीं देख रहे हैं। सूरज और पृथ्वी के बीच में कौन आ रहा है? चंद्रमा। ये बात समझिए कि नहीं समझे? और जब हम एक ट्रिक पहले बताए, जब चंद्रमा बीच में आ जाए तो इसका उल्टा सोचिए, सूर्य ग्रहण। तो जब चंद्रमा बीच में आ गया तो हो गया आपको सूर्य ग्रहण। अब बात यहाँ आ रही चंद्र ग्रहण की। तो चंद्रमा बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण,
हम बताए थे चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आएगा तो बात यहाँ 3 में ही होगा, सूर्य में, पृथ्वी में, चंद्रमा में। जरा समझिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत फंसाएगा आप लोगों को। अंतिम क्वेश्चन है, बहुत फंसाएगा, इसको सुन लीजिए। बात हमेशा कितनी पॉइंट पर होगा? 3। कौन कौन पॉइंट पर? चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के पॉइंट। चंद्रमा और पृथ्वी कितने पॉइंट पे बात होगा? तीन point पे। चंद्र ग्रहण और पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। पृथ्वी के बीच में कभी भी चर्चा अगर होगा तो किसके किसके बीच में चर्चा होगा? के बीच में चर्चा होगा। अरे भाई तुमको दिखाई पड़ रहा ना, सूरज ऊपर में है ना जी, और फिर नीचे में क्या है? पृथ्वी। उसके बीच में कौन आएगा? चंद्रमा। 3 पॉइंट पर ही चर्चा होगा। सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा, 3 चीज है। कितने बात पर? ग्रहण की बात कभी भी होगी तो कितने पॉइंट पर होगी ये बताओ पहले। कौन कौन पॉइंट पर होगा? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होगा। हम एक बात बता दिए हैं कि कौन बीच में आएगा तो कौन ग्रहण होगा। रुक जाइए, आप क्लियर कीजिए। अगर चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, बिल्कुल। और पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। ये बात पता है ना? अगर ये बात पता है तो हम अभी आपको एक बात बता रहे हैं, कितने पॉइंट पर बात होता है? 3 पॉइंट पे बात होता है। कौन कौन पॉइंट पर? के बीच में। तो किसी एक को लीजिए आप, किसी एक को बीच में कीजिए आप। किसी एक को तो- रुकिए आप, इनको थोड़ा समझने में कठिनाई है। किसी एक को बीच में कीजिए। चंद्रमा, चंद्रमा को बीच, चंद्रमा भी किसके बीच में है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ये क्लियर हो गया। और जब चंद्रमा बीच में है तो कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण। रुक जाइए, अब एक को और दूसरा को, दुए को ना बीच में लाना है, तो दूसरा बीच में क्या लगेगा? तो पृथ्वी के बीच, पृथ्वी किसके बीच में रहेगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अब क्लियर हो गया। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होगा तो तो यहाँ चंद्रग्रहण। सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? चंद्र चंद्र ग्रहण लगेगा। आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं? ना तो क्लियर कर लीजिए। हो गया। क्लियर हो गया ना? जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण। बात समझ गए? किसके बीच में कौन आएगा? अगर ये भी तो पूछ सकता है किसके बीच में आएगा भाई, तो क्लियर कर दीजिएगा आप लोग। एक बार सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा, एक बार सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आकाश का रंग नीला जो दिखता है वो किस कारण?